नमस्कार। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास निर्मला का अगला भाग। अभी तक आपने सुना कैसे निर्मला का विवाह पक्का कर दिया जाता है। उसके भाई बहन बहुत खुश हैं, परंतु निर्मला को कोई उत्साह नहीं। वो सोच में डूबी है। बाबू उदय भानुलाल का मकान बाजार बना हुआ है। बरामदे में सुनार के हथौड़े, कमरे में दर्जी की सुइयां चल रही हैं। सामने नीम के नीचे बढ़ई चारपाइयाँ बना रहा है। खपरेल में हलवाई के लिए भट्टा खोदा गया है। मेहमानों के लिए अलग एक मकान ठीक किया गया है। यह प्रबंध किया जा रहा है कि हर एक मेहमान के लिए एक एक चारपाई, एक एक कुर्सी, एक एक मेज हो। हर 3 मेहमानों के लिए एक एक कहार रखने की तजवीज़ हो रही है। अभी बारात आने में 1 महीने की देर है, लेकिन तैयारियां अभी से हो रही हैं। बारातियों का ऐसा सत्कार किया जाए कि किसी को जबान हिलाने का मौका ही न मिले। वे लोग भी याद करें कि किसी के यहाँ बारात में गए थे। पूरा मकान बर्तनों से भरा हुआ है। चाय के सेट हैं, नाश्ते की तश्तरियाँ, थाल, लोटे, गिलास। जो लोग नित्य खाट पर पड़े हुक्का पीते रहते थे, बड़ी तत्परता से वे भी काम में लगे हुए हैं। अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का ऐसा अवसर उन्हें फिर बहुत दिनों के बाद मिलेगा। जहाँ एक आदमी को जाना होता है, 5 दौड़ते हैं। काम कम होता है, हुल्लड़ अधिक। जरा जरा सी बात पर घंटों तर्क वितर्क होता है और अंत में वकील साहब को आकर निर्णय करना पड़ता है। एक कहता है घी खराब है, दूसरा कहता है इसमें, इससे अच्छा तो बाजार में मिल जाए तो टांग की राह से निकल जाऊं। तीसरा कहता है इसमें तो हीक आती है। चौथा कहता है तुम्हारी तो नाक ही सड़ गई है, तुम क्या जानो घी किसे कहते हैं। जब से यहाँ आए हो घी मिलने लगा है, नहीं तो घी के दर्शन भी नहीं होते थे। इस पर तकरार बढ़ जाती और वकील साहब को झगड़ा चुकाना पड़ता है। रात के 9 बजे थे। उदय भानुलाल अंदर बैठे हुए खर्च का तखमीना लगा रहे थे। वह प्राय रोज ही लगाते थे, पर रोज ही उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन और परिवर्धन करना पड़ता था। सामने कल्याणी भौहें सिकोड़े हुए खड़ी थी। बाबू साहब ने बड़ी देर के बाद सिर उठाया और बोले 10,000 से कम नहीं होता, बल्कि शायद और भी बढ़ जाए। कल्याणी 10 दिन में 5 से 10,000 हुए, 1 महीने में तो शायद 1 लाख की नौबत आ जाए। उदय भानु क्या करूं, जग हंसाई भी तो अच्छी नहीं लगती। कोई शिकायत हुई तो लोग क्या कहेंगे, नाम बड़े दर्शन छोटे। फिर जब मुझसे दहेज की 1 पाई नहीं लेते तो मेरा भी कर्तव्य है कि मेहमानों के आदर सत्कार में कोई बात उठा न रखूं। कल्याणी जब से ब्रह्मा ने सृष्टि रची तब से आज तक कभी बारातियों को कोई प्रश्न रख पाया है। उन्हें दोष निकालने और निंदा करने का कोई ना कोई अवसर मिल ही जाता है। जिसे अपने घर सूखी रोटियां भी नसीब नहीं होती, वो बारात में आकर तानाशाह बन बैठता है। तेल खुशबूदार नहीं है, साबुन टके सेर का, जाने कहाँ से बटोर लाए। कहार बात नहीं सुनते, लालटेनें धुआं देती हैं, कुर्सियों में खटमल है, चारपाइयाँ ढीली हैं, जनवासे की जगह हवादार नहीं। ऐसी ऐसी हजारों शिकायतें होती रहती हैं। उन्हें आप कहाँ तक रोकिएगा। अगर ये मौका ना मिला तो कोई और ऐप निकाल देंगे। भाई ये तेल कोई हमारे लगाने लायक है, हमें तो सादा तेल चाहिए। जनाब ने साबुन नहीं भेजा है, अपनी अमीरी की शान दिखाइए। मानो हमने साबुन देखा ही नहीं। ये कहार नहीं, यमदूत हैं, जब देखिए सिर पर सवार। लालटेनें ऐसी भेजी हैं कि आंखें चमकने लगती हैं। अगर 10-5 दिन इस रोशनी में बैठना पड़ जाए तो आंखें ही फूट जाएं। जनवासा क्या है, अभागे का भाग्य है, जिस पर चारों तरफ से झोंके आते रहते हैं। मैं तो फिर भी यही कहूँगी कि बारातियों के नखरे का विचार छोड़ ही दो। उदय भानु तो आखिर तुम मुझे क्या करने को कहती हो। कल्याणी कह तो रही हूँ, पक्का इरादा कर लो कि मैं 5,000 से अधिक खर्च नहीं करूँगा। घर में तो टका है नहीं, कर्ज ही का भरोसा ठहरा। तो इतना कर्ज क्यों लें कि ज़िंदगी में अदा ही ना हो। आखिर मेरे और भी बच्चे हैं, उनके लिए भी तो कुछ चाहिए। उदय भानु तो आज मैं मरा जाता हूँ। कल्याणी जीने मरने का हाल तो कोई नहीं जानता, और इसमें बिगड़ने की कोई बात नहीं है। मरना एक दिन सभी को है, कोई यहाँ अमर होकर थोड़ी आया है। आंखें बंद कर लेने से तो होने वाली बात नहीं टलेगी। रोज आंखों से देखती हूँ, बाप का देहांत हो जाता है, उसके बच्चे गली गली ठोकरे खाते फिरते हैं। आदमी ऐसा काम करे ही क्यों। उदय भानु ने जल कर कहा, जो अब समझ लूँ मेरे मरने के दिन निकट आ गए, यही तुम्हारी भविष्यवाणी है। सुहाग से स्त्रियों का जी उबते नहीं सुना था, आज ये नई बात मालूम हुई। कल्याणी तुमने दुनिया की कोई भी बात कही जाती है तो जहर उगलने लगते हो। इसीलिए ना कि जानते हो इसे कहीं ठिकाना नहीं है, मेरी ही रोटियों पर पड़ी हुई है, या कुछ और।
जहाँ कोई बात कही नहीं बस सिर पे सवार हो गए। मानो मैं घर की लौंडी हूँ। मेरा केवल रोटी और कपड़े का नाता है। जितना ही मैं दबती हूँ तुम और भी दबाते हो। मुफ्तखोर माल उड़ाए कोई मुँह ना खोले। शराब कबाब में रुपए लुटें कोई जबान ना हिलाए। वे सारे कांटे मेरे बच्चों के लिए ही तो बोए जा रहे हैं। उदय भानुलाल। तो क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूँ? कल्याणी। तो क्या मैं तुम्हारी लौंडी हूँ? उदय भानुलाल। ऐसे मर्द और होंगे जो औरतों के इशारों पर नाचते हैं, तो ऐसी स्त्रियां भी और ही होंगी जो मर्दों की जूतियां सहा करती हैं। उदय भानु। मैं कमा कर लाता हूँ, जैसे चाहे खर्च कर सकता हूँ, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। कल्याणी। तो आप अपना घर संभालिए, ऐसे घर को मेरा दूर से ही सलाम। जहाँ मेरी कोई पूछ नहीं, घर में तुम्हारा जितना अधिकार है उतना मेरा भी है, इससे जौ भर भी कम नहीं है। अगर तुम अपने मन के राजा हो तो मैं भी अपने मन की रानी। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक, मेरे लिए पेट की रोटियों की कमी नहीं है। तुम्हारे बच्चे हैं, मारो या जिलाओ, न आंखों से देखूंगी न पीड़ा होगी। आंख फूटी पीर गई। उदय भानु। क्या तुम समझती हो कि तुम ना संभालोगी तो मेरा घर ही नहीं संभलेगा? मैं अकेले ऐसे ऐसे 10 घर संभाल सकता हूँ। कल्याणी। कौन? अगर आज के महीने दिन मिट्टी में ना मिल जाए तो कहना कोई कहती थी। ये कहते कहते कल्याणी का चेहरा तमतमा उठा। वह झमक कर उठी और कमरे के द्वार की ओर चली। वकील साहब मुकदमे में तो खूब मीन मेघ निकालते थे, लेकिन स्त्रियों का स्वभाव उन्हें कुछ यूं ही ज्ञान था। यही एक ऐसी विद्या है जिसमें आदमी बूढ़ा होने पर भी कोरा ही रह जाता है। अगर वे अब भी नरम पड़ जाते और कल्याणी का हाथ पकड़कर बिठा लेते तो शायद वह रुक जाती, लेकिन आपसे ये तो हो न सका। उल्टे चलते चलते एक और चरका दिया। बोले, मैके का घमंड होगा? कल्याणी ने द्वार पर रुककर पति की ओर लाल लाल नेत्रों से देखा और बिफर कर बोली, मैके वाले मेरे तकदीर के साथी नहीं है, और ना ही मैं इतनी नीच हूँ कि उनकी रोटियों पर जा पड़ूं। उदय भानु। तब कहाँ जा रही हो? तुम ये पूछने वाले कौन होते हो? ईश्वर की सृष्टि में असंख्य प्राणियों के लिए जगह है, क्या मेरे लिए जगह नहीं होगी? यह कहकर कल्याणी कमरे से बाहर निकल गई। आंगन में आकर उसने एक बार आकाश की ओर देखा, मानो तारागण को साक्षी दे रही हो कि मैं इस घर से कितनी निर्दयता से निकाली जा रही हूँ। रात के 11 बज गए थे। घर में सन्नाटा छा गया था। दोनों बेटों की चारपाई उसी के कमरे में रहती थी। वह अपने कमरे में आई, देखा चंद्रभानु सोया हुआ है। सबसे छोटा सूर्य भानु चारपाई पर उठ बैठा है। माता को देखते ही वह बोला, तुम कहाँ चली गई थी अम्मा? कल्याणी दूर से ही खड़े खड़े बोली, कहीं तो नहीं बेटा, तुम्हारे बाबूजी के पास गई थी। सूर्य, तुम चली गई, मुझे अंधेरे में डर लगता था। तुम क्यों चली गई, बताओ। यह कहकर बच्चे ने गोद में चढ़ने के लिए दोनों हाथ फैला दिए। कल्याणी अब अपने को ना रोक सकी। मात्र स्नेह से के सुधा प्रभाव से उसका संतृप्त हृदय परिपल्वित हो गया। हृदय के कोमल पौधे जो क्रोध के ताप से मुरझा गए थे फिर से हरे हो गए। आंखें सजल हो गईं। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और छाती से लगाकर बोली, तुमने पुकार क्यों न लिया बेटा? सूर्य, पुकारता तो था, तुम सुनती नहीं थी। बताओ, अब तो कभी ना जाओगी? कल्याणी, नहीं भैया, अब नहीं जाऊंगी। यह कहकर कल्याणी सूर्य भानु को लेकर चारपाई पर जा लेटी। माँ के हृदय से लिपटते ही बालक निशंक होकर सो गया। कल्याणी के मन में संकल्प विकल्प होने लगे। पति की बातें याद आती तो मन होता घर को तिलांजलि देकर चली जाऊं, लेकिन बच्चों का मुंह देखती तो वात्सल्य से चित्त गदगद हो जाता। बच्चों को किस पर छोड़कर जाऊं? मेरे इन लालों को कौन पालेगा? ये किसके होकर रहेंगे? कौन प्रातःकाल इन्हें दूध और हलवा खिलाएगा? कौन इनकी नींद सोएगा और कौन जागेगा? बेचारे कौड़ी के 3 हो जाएंगे। नहीं प्यारों, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हारे लिए सब कुछ सह लूंगी। निरादर, अपमान, जली कटी, खरी खोटी, घुड़की झिड़की सब तुम्हारे लिए सहूंगी। कल्याणी तो बच्चे को लेकर लेटी, पर बाबू साहब को नींद न आई। उन्हें चोट करने वाली बातें बड़ी मुश्किल से भूलती थी। उफ, ये मिजाज, मानो मैं ही इनकी स्त्री हूँ। बात मुँह से निकलनी मुश्किल है। अब मैं इनका गुलाम होकर रहूँ? घर में अकेली ये रहें और बाकी जितने अपने बेगाने हैं सब निकाल दिए जाएंगे। जला करती हैं, मानती हैं यह किसी तरह मरे तो मैं अकेली आराम करूं। दिल की बात मुंह से निकल ही जाती है, चाहे कोई कितना ही छिपाए। कई दिन से देख रहा हूँ ऐसी ही जली कटी सुनाया करती हैं। मैके का घमंड होगा, लेकिन वहाँ कोई भी ना पूछेगा। अभी सब आवा भगत करते हैं, जब जाकर सिर पर पड़ जाएंगी तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। रोती हुई जाएंगी, वाह रे घमंड।
सोचती है मैं ही गृहस्थी चलाती हूँ। अभी 4 दिन को कहीं चला जाऊँ तो मालूम हो जाए, सारी शेखी किरकिरी हो जाएगी। एक बार इनका घमंड तोड़ ही दूँ, जरा वैधव्य का मजा चखा ही दूँ। न जाने इतनी हिम्मत कैसे पड़ती है कि मुझे यूँ कोसने लगती है। मालूम होता है प्रेम तो इन्हें छू तक नहीं गया। समझती है यह घर से इतना चिमटा हुआ है कि जितना चाहे कोसूं टलने का नाम ही नहीं लेगा। यही बात है, पर यहाँ संसार से चिमटने वाले जीव नहीं हैं। जहन्नुम में जाए ऐसा घर, जहाँ ऐसे प्राणियों से पाला पड़े। घर है या नरक? आदमी बाहर से थका मांदा आता है तो उसे घर में आराम मिलता है। यहाँ आराम के बदले कोसने सुनने पड़ते हैं। मेरी मृत्यु के लिए व्रत रखे जाते हैं। यह है 25 वर्ष के दाम्पत्य जीवन का अंत। बस चल ही दूँ। जब देख लूँगा इनका सारा घमंड धूल में मिल गया और मिजाज ठंडा हो गया तो लौट आऊँगा। 4-5 दिन काफ़ी होंगे। लो, तुम भी क्या याद करोगे किससे पाला पड़ा था। यही सोचते हुए बाबू साहब उठे, रेशमी चादर गले में डाली, कुछ रुपए लिए, अपना कार्ड निकालकर दूसरे कुर्ते की जेब में रखा, छड़ी उठाई और चुपके से बाहर निकले। सब नौकर नींद में मस्त थे। कुत्ता आहट पाकर चौंक पड़ा और उनके साथ हो लिया। पर यह कौन जानता था कि यह सारी लीला विधि के हाथों रची जा रही है। जीवन रंगशाला का वह निर्दय सूत्रधार किसी अगम गुप्त स्थान पर बैठा हुआ अपनी जटिल क्रूर कीड़ा दिखा रहा है। यह कौन जानता था कि नकल असल होने जा रही है, अभिनय सत्य का रूप ग्रहण करने वाला है। निशा ने इंदु को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उसकी पैशाचिक सेना ने प्रकृति पर आतंक जमा रखा था। वन में वन्य जंतु शिकार की खोज में विचार रहे थे और नगरों में नर पिशाच गलियों में मंडराते फिरते थे। बाबू उदय भानुलाल लपके हुए गंगा की ओर चले जा रहे थे। उन्होंने अपना कुर्ता घाट के किनारे रखकर 5 दिन के लिए मिर्ज़ापुर चले जाने का निश्चय किया था। उनके कपड़े देखकर लोगों को डूब जाने का विश्वास हो जाएगा। कार्ड कुर्ते की जेब में था ही, पता लगाने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती थी। दम के दम में सारे शहर में खबर मशहूर हो जाएगी। 8 बजते बजते तो मेरे द्वार पर सारा शहर जमा हो जाएगा। तब देखूं देवी जी क्या करती हैं। यही सोचते हुए बाबू साहब गलियों में चले जा रहे थे। सहसा उन्हें अपने पीछे किसी दूसरे आदमी के आने की आहट मिली। समझे कोई होगा, आगे बढ़े, लेकिन जिस गली में वह मुड़ते उसी तरफ वह आदमी भी मुड़ता। तब बाबू साहब को आशंका हुई कि यह आदमी मेरा पीछा कर रहा है। ऐसा आभास हुआ कि उसकी नीयत साफ नहीं है। उन्होंने तुरंत जेबी लालटेन निकाली और उसके प्रकाश में उस आदमी को देखा। एक वरिष्ठ मनुष्य कंधे पर लाठी रखे चला जाता था। बाबू साहब उसे देखते ही चौंक पड़े। यह शहर का छटा हुआ बदमाश था। 3 साल पहले उस पर डाके का अभियोग चला था। उदय भानु ने उस मुकदमे में सरकार की ओर से पैरवी की थी और इस बदमाश को 3 साल की सज़ा दिलाई थी। तभी से वह उनके खून का प्यासा हो रहा था। कल ये छूट कर आया था। आज देवात साहब अकेले रात को दिखाई दे गए तो उसने सोचा कि यह उनसे दाव चुकाने का अच्छा मौका है। ऐसा मौका शायद ही फिर कभी मिले, और तुरंत ही उनके पीछे हो लिया और वार करने की घात में ही था कि बाबू साहब ने जेबी लालटेन जलाई। बदमाश जरा ठिठक कर बोला, क्यों बाबूजी, पहचानते हो? मैं हूँ मतई। बाबू साहब ने डपक कर कहा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मतई, क्यों, किसी को रास्ता चलने की मनाही है क्या? यह गली तुम्हारे बाप की है? बाबू साहब जवानी में कुश्ती लड़ते थे, अब भी हष्टपुष्ट आदमी थे, दिल के भी कच्चे नहीं थे। छड़ी संभाल कर बोले, अभी शायद मन नहीं भरा, आपकी 7 साल को जाओगे। मतई, मैं 7 साल को जाऊं या 14 साल को, पर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, अगर तुम मेरे पैरों पर गिरकर कसम खाओ कि अब किसी को सजा ना कराऊंगा तो छोड़ भी दूं। बोलो मंजूर है? उदय भानु, तेरी शामत तो नहीं आई? मतई, शामत मेरी नहीं आई, तुम्हारी आई है। बोलो, खाते हो कसम? 1। उदय भानु, तुम हटते हो कि मैं पुलिस में उनको बुलाऊं? मतई, 2। उदय भानु गरज कर बोले, हट जा बदमाश सामने से। मतई, 3। और मुंह से 3 शब्द निकलते ही बाबू साहब के सिर पर लाठी का ऐसा तुला हुआ हाथ पड़ा कि वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। मुंह से केवल इतना ही निकला, हाय, मार डाला। मतई ने समीप जाकर देखा तो सिर फट गया था और खून की धार निकल रही थी। नाड़ी का कहीं पता नहीं था। समझ गया कि काम तमाम हो गया। उसने कलाई से सोने की घड़ी खोल ली, कुर्ते से सोने के बटन निकाल लिए, उंगली से अंगूठी उतारी और अपनी राह चला गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, इतनी दया की कि लाश रास्ते से घसीट कर किनारे डाल दी। हाय, बेचारे क्या सोच कर चले थे और क्या हो गया। जीवन
तुमसे ज़्यादा असार भी दुनिया में कोई वस्तु है? क्या वह उस दीपक की भांति ही क्षणभंगुर नहीं है जो हवा के एक झोंके से बुझ जाता है? पानी के एक बुलबुले को देखते हो, लेकिन उसे टूटते भी कुछ देर लगती है। जीवन में उतना सार भी नहीं, सांस का भरोसा ही क्या। और इसी नश्वरता पर हम अभिलाषाओं के कितने विशाल भवन बनाते हैं, नहीं जानते कि नीचे जाने वाली सांस ऊपर आएगी या नहीं, पर सोचते इतनी दूर की है मानो हम अमर हैं। जल्द ही मिलेंगे निर्मला के अगले अध्याय के साथ। नमस्कार।